नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में अनोदर टूल cDNA के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको कहा था कि अगले वीडियो में प्लाज्मिड्स की एक लिस्ट भी आपको दी जाएगी ताकि आप प्लाज्मिड्स के बारे में थोड़ा सा और जान लें। तो इस टेबल में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड्स, कोस्मिड और वायरस वाहक या वेक्टर्स दिए गए हैं। ये सब प्लाज्मिड के एग्जाम्पल हैं। ये प्लाज्मिड जिनको प्राकृतिक तौर से इन प्लाज्मिड्स को प्राप्त किया जाता है, अर्थात इनके प्राप्ति या स्रोत हैं। ये इन प्लाज्मिडों की साइज़ दी गई है और ये वे मार्कर हैं जिनका उपयोग प्लाज्मिड में टेस्ट के लिए किया जाता है। इसी तरह कोस्मिड के स्रोत, इनकी और इनके मार्कर्स दिए गए। इसी तरह वायरसेज, इनके स्रोत और इनकी साइज यहाँ पे दी गई है। तो आशा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। आज हम cDNA के बारे में अध्ययन करेंगे। cDNA और कॉम्प्लीमेंट्री DNA is synthesized from a single stranded RNA template in a reaction catalyzed by the enzyme reverse transcriptase। अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री DNA या संपूरक DNA या कॉपी DNA को एक रज्जु की RNA, जिसे हम mRNA भी कहते हैं, के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या विपरीत अनुलेखन अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। cDNA निर्माण के लिए निम्न चरण प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला चरण है आइसोलेशन ऑफ mRNA, दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा है ओलिगो डी सी टेलिंग, फोर्थ है एल्कली हाइड्रोलाइसिस, फिफ्थ एडिशन ऑफ ओलिगो टी प्राइमर एंड लास्ट प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ cDNA। अर्थात पहले में mRNA का पृथक्करण, दूसरा विपरीत अनुलेखन, फिर उसके पूच्छन का जोड़ना, तीसरा उसका क्षारीय जलअपघटन करना, पांचवा उसमें ओलिगो डी जी प्राइमर का जोड़ना, और छठा है cDNA के द्वितीय रज्जु का संश्लेषण करना। cDNA निर्माण में सर्वप्रथम आइसोलेशन ऑफ mRNA है। तो mRNA का आइसोलेशन या पृथक्करण हम कैसे करेंगे? हम सब जानते हैं कि कोशिका के केंद्रक में जैसे सपोज दैट ये सेल है, इस सेल के न्यूक्लियस में DNA पाया जाता है। ये DNA है। इस DNA से ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप mRNA का निर्माण होता है और ये mRNA इस कोशिका के केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य से हम mRNA को आइसोलेट कर लेते हैं और mRNA का आइसोलेट करने के पश्चात mRNA का आइसोलेट आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की सहायता से हम कर सकते हैं, और भी कई ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके सहायता से हम mRNA को कोशिका से आइसोलेट कर सकते हैं, कोशिका द्रव्य से। फिर mRNA
एमआरएनए के पश्चात अब हमें एमआरएनए से पुनः क्या बनाना है, एमआरएनए से हमें क्या लेना है, डीएनए बनाना है। तो एमआरएनए से डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अर्थात विपरीत अनुलेखन की क्रिया का अंजाम देना पड़ेगा। विपरीत अनुलेखन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा हम एमआरएनए को डीएनए में बदल देंगे। जैसा कि हम जानते हैं एमआरएनए एक रज्जु की होता है, अतः इससे बनने वाला डीएनए भी एक रज्जु होगा। फिर उस बने एक रज्जु के डीएनए के साथ हम उसकी टेलिंग करेंगे। टेलिंग का अर्थ होता है उसमें हम डीएनए के कुछ विशेष नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम को हम जोड़कर उसके पूंछ का निर्माण कर देते हैं। फिर उसी का हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे। फिर उसमें डीएनए से संबंधित प्राइमर्स जोड़ते हैं और फिर उसके डीएनए के दूसरे रज्जु का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अगली स्लाइड के माध्यम से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा ये हमारे पास एमआरएनए है और इस एमआरएनए पे हमने ए और पूंछ के साथ हमने ओलिगो टी प्राइमर जोड़ दिया है। अब फिर इसको हम इंक्यूबेट करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से हम इस आरएनए से cDNA या संपूरक डीएनए या कॉपी डीएनए का एक रज्जु संश्लेषित कर लेंगे। उसके पश्चात when cDNA strand is completed hydrolyzed by RNA strand और उसके पश्चात हम cDNA जैसे बन जाता है तो RNA को हम हाइड्रोलाइज करके वहाँ से हटा देते हैं, अर्थात RNA रज्जु का जल अपघटन के द्वारा क्षारक के जल अपघटन के द्वारा हम RNA रज्जु को वहाँ से हटा देंगे। तत्पश्चात इसको इंक्यूबेट करेंगे विद पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड और दूसरे रज्जु का संश्लेषण करने के लिए इसे इंक्यूबेट करते हैं और इस तरह से इसमें S1 न्यूक्लियस कट्स लगाया जाता है और दोनों रज्जु संश्लेषित होने के बाद में हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड cDNA या कॉपी डीएनए संश्लेषित हो जाता है। तो आशा है इस स्लाइड की सहायता से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सहायता से अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस तरह से हम cDNA का संश्लेषण कर सकते हैं। अगली इसी क्रम में cDNA के बाद में cDNA लाइब्रेरी भी जीन क्लोनिंग के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो cDNA लाइब्रेरी का उपयोग क्या होता है, तो cDNA is often used to clone eukaryotic genes in prokaryotes अर्थात cDNA का उपयोग हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग के लिए करते हैं। तो इसके लिए लाइब्रेरी भी बनाना आवश्यक है और ये लाइब्रेरी PCR और अन्य टेक्नोलॉजी की सहायता से हम बना सकते हैं। और मैंने एक छोटा सा अगली स्लाइड के आधार पे cDNA लाइब्रेरी बनाने का प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे कैसे cDNA बनाते हैं, सर्वप्रथम mRNA से हमने cDNA बनाया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से cDNA को हमने प्लाज्मिड की सहायता से बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर देते हैं और बैक्टीरियल सेल में जैसा कि कल मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल सेल के अंदर यदि cDNA युक्त प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में है और उस बैक्टीरिया को हम क्लोरमफेनिकोल युक्त संवर्धन माध्यम में रख देते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स की संख्या 3000 तक हो जाती है एक सेल के अंदर। तत्पश्चात इन सभी बैक्टीरिया को जब हम ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं, संवर्धन करते हैं तो इनकी संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे हमारे पास बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ गई तो उससे उस cDNA की संख्या भी बढ़ गई। उसके संग्रह को हम लाइब्रेरी के रूप में यूज़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्लाइड में लाइब्रेरी बनाने के प्रोसेस दिए गए, 3 प्रोसेस दिए गए हैं। सबसे पहला आइसोलेशन mRNA फ्रॉम सेल्स, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का उपयोग दिया गया है और फिर उससे
डबल स्टैंडर्ड cDNA बनाया गया है। cDNA को प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर ई कोलाई सेल्स में प्रवेश करवाया गया है, फिर उन कोशिकाओं का गुणन करके उनको संग्रहण कर लिया जाता है। इस तरह से cDNA लाइब्रेरी का निर्माण हो जाता है। आज के वीडियो में यहीं तक है। अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे एक अनोदर टूल और उसके उपयोगिताओं के बारे में। धन्यवाद।